एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग बेस्ट ऑफ योर लाइफ। और जब मैंने अपना एचटेट का रिज़ल्ट के बारे में बताया था तो कई एस्पिरेंट्स ने मुझसे कहा था कि एचटेट की तैयारी करवा दो। जो जो भी आपकी स्ट्रेटजी थी, जिस हिसाब से आपने तैयारी की थी, उस हिसाब से करवा दो। तो मैंने इस बारे में सोचा है और सिलेबस जो एचटेट पीजीटी बायोलॉजी का है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और अपना सिलेबस आप देख लीजिएगा। और मैं पीजीटी बायोलॉजी लेवल 3 के बायोलॉजी पोर्शन को ही डील करूँगी। सिर्फ बायोलॉजी के वो जो 60 क्वेश्चन होते हैं ना, 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 150, उसका सिलेबस ही मैं कंप्लीट कराऊँगी। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, ये डिपेंड करता है आप सब पे। अगर आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं ये कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। इसमें क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी जो एचटेट 2024 का था। और सारा सिलेबस अगर सब सही चलता रहा, आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा आता रहा, तो सारा सिलेबस हम PYQ के हिसाब से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशन सारे ऑप्शंस के। ठीक है, इस हिसाब से अपन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द एंजाइम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड फोर्थ इज अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका आंसर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखते हैं इसका आंसर ये क्यों है। ठीक है, देखिए, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ना, उसी को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो एंजाइम है ना, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही मिलेंगे। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इन दोनों का कॉमन एंजाइम है। ये दोनों ही रिएक्शंस में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में मिलता है, जबकि जो बाकी एंजाइम है ना ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी पार्ट है। ठीक है, उसमें भी अपना रोल प्ले करता है, और वो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब ऑल TCA साइकिल एंजाइम आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज विच इज़ एम्बेडेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया कि इसका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आंसर क्यों आएगा। ठीक है, अब इसके जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के जो बाकी एंजाइम है ना, वो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। इनके नाम याद रख लेना। ठीक है, पहला है सिट्रेट सिंथेटेज, दूसरा है अकोनिटेज, तीसरा है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज या फिर इसी को बोलते हैं थियोकाइनेज, फिर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर है फ्यूमरेज, उसके बाद है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये सब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के एंजाइम्स हैं। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन था, विच ऑफ द एंजाइम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज मेम्ब्रेन बाउंड। तो इसका आंसर क्या आएगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉमन एंजाइम है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है।
ठीक है, आपको आपका जवाब मिल गया है और ये बाकी पॉइंट्स भी आपको ध्यान करने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। तो पहला है स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। ये ऑप्शन कह रहा है कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं ना तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन कौन से है? ये इकोलॉजी से क्वेश्चन है अपना, एनसीईआरटी की लाइन से ही, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन छाप रखी है। सेकंड ऑप्शन है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के पास सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ट्रॉपिक्स मोस्टली हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। ट्रॉपिक्स के पास पोलर और टेम्परेट एरिया से ज़्यादा स्पीसीज होती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप। एनिमल्स में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स की स्पीसीज मिलती हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप। जो इंसेक्टा क्लास है ना फाइलम आर्थ्रोपोडा की, उसके पास सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा स्पीसीज हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर फर्स्ट आएगा कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। ठीक है, इसका ये आंसर क्यों आएगा अभी आगे देखते हैं। और ये निशान जो है ना, ये मैंने जब अपना पेपर चेक किया था ना तो तभी के लगे हुए हैं, मैंने अभी नहीं लगाए कि आंसर देख के मैं बताऊंगी, तो ये पहले के ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो अभी इसका आंसर ये क्यों आया है फर्स्ट ये देखते हैं। देखिए, ये मैंने रफ सा डायग्राम बनाया है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये जो सर्कल है ना, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और बीच में है ना ये इक्वेटर है। ठीक है, और जो नॉर्थ पोल है और नीचे है साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जो इक्वेटर होता है ना उसके पास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ना तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, या फिर इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर डिक्रीज़ होएगा, इक्वेटर से हम साउथ पोल की तरफ आएंगे तो भी टेम्परेचर डिक्रीज़ होएगा। ठीक है, और आप सबको एक बात बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इक्वेटर के पास ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसके पास बायोडाइवर्सिटी भी मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के पास होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे देखते हैं। इसका थोड़ा और मैंने एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे से। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट थी, इसका बिल्कुल उल्टा लिखी हुई थी इसमें क्वेश्चन में। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है, तो इसलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी भी डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, मैं बता रही हूँ। इकोलॉजी आप खोल कर देखोगे ना अपनी जो एनसीईआरटी है 11th-12th वाली, तो ये बिल्कुल लाइन है वो। ठीक है, because temperature decreases and because temperature and biodiversity are directly proportional to each other। ठीक है, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, तो इसका मतलब है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। लैटिट्यूड 23 नॉर्थ टू 23 साउथ। तो ये जो एरिया है ना ये इक्वेटर का है। ठीक है, मोर स्पीसीज देन टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। इस जो लैटिट्यूड में है ना ये इक्वेटर के पास है और इस पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, इसके पास सबसे ज़्यादा स्पीसीज होती हैं। ठीक है, जब कोलंबिया है तो जो बर्ड्स का एग्जांपल लेके समझाया गया है इस चीज़ को, तो कोलंबिया है ना वो इक्वेटर के पास है, तो इसके पास जो बर्ड्स की स्पीसीज़ है ना वो 1400 है।
अब न्यूयॉर्क है वो 41 डिग्री नॉर्थ है, तो जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जा रहे हैं हम, तो वहाँ पर 105 स्पीसीज़ हैं बर्ड की। फिर ग्रीनलैंड है, ये और ज़्यादा दूर हो गया इक्वेटर से, ये 71 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ पर सिर्फ 56 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये समझाया गया है कि जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल भी बताया है, जो इक्वाडोर फॉरेस्ट है इसके पास 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज़ हैं वस्कुलर प्लांट्स की एज कंपेयर टू मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इक्वाडोर फॉरेस्ट है ना वो ट्रॉपिकल रीजन में है, यानी इक्वेटर के पास है। ठीक है, इसलिए इसके पास ज़्यादा स्पीसीज है वस्कुलर प्लांट्स की एज कंपेयर टू मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो अब वापस अपने क्वेश्चन के पास चलते हैं और सारा समझाती हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि ये क्यों गलत है। तो यहाँ क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, इक्वेटर से पोल की तरफ स्पीसीज़ डिक्रीज़ होती जाती है, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं ना पोल्स की तरफ तो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। ये बिल्कुल सही बात है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है ना वो इक्वेटर के पास है, इसलिए इसके पास ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, ट्रॉपिक्स मोस्टली हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक्स वाला रीजन है वो इक्वेटर के पास है। ठीक है, इसलिए इनके पास ज़्यादा स्पीसीज़ हैं और टेम्परेट और पोलर एरियाज़ के कंपेरिजन में। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ है अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनोमिक ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। जो एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसकी एक क्लास है इंसेक्टा, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ पाई जाती हैं, यानी अगर हम 10 एनिमल देख रहे हैं ना तो उनमें से 7 तो इंसेक्ट से मिलेंगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा है इसके पास स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो इसलिए इसका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन डोनन्स इक्विलिब्रियम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ आयन इज। जो डोनन इक्विलिब्रियम होता है उसमें जो आयन एक्यूमुलेट होते हैं उसको कहाँ से एनर्जी मिलती है, कौन उसको पुश कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ना तो एटीपी चाहिए, ना एनएडीएच चाहिए, ना एडीपी चाहिए, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये इसका आंसर है। अब ये देखते हैं कि इसका आंसर ये क्यों है। पहले तो समझते हैं कि डोनन्स मेम्ब्रेन क्या है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल यानी ये कुछ को तो अपने अंदर से पास होने देती है आयंस वगैरह को, और कुछ को नहीं होने देती। मतलब सभी इसके अंदर से नहीं गुजर सकते, सभी को अलाउ नहीं करती है, इसीलिए सेमी परमिएबल है। अगर यहाँ पे परमिएबल लिखा होता है ना तो उसका मतलब है सब कुछ इसके अंदर से क्रॉस कर सकता है, लेकिन ये सेमी परमिएबल है, यानी कुछ को तो अलाउ कर रही है, कुछ को नहीं कर रही है। दैट अलाउज पासेज ऑफ सम आयन बट नॉट ऑल, लीडिंग टू डोनन्स इक्विलिब्रियम। इसकी वजह से डोनन्स इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। देखिए जैसे डोनन्स इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जैसे लार्ज प्रोटीन वगैरह है ना वो तो क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन जो स्मॉल चार्ज आयन है जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, ये क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से डोनन्स इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आयंस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है द ड्राइविंग फोर्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ही ड्राइविंग फोर्स है, वही पुश कर रहा है, क्योंकि ग्रेडियंट क्रिएट हो गया ना। ग्रेडियंट वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब है और कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस है या फिर ठीक है। ड्राइविंग फोर्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय प्रेजेंस ऑफ इम्परमिएबल चार्ज आयन लाइक प्रोटीन्स। ये एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है किसकी वजह से, जो ये प्रोटीन वगैरह है ना जो क्रॉस नहीं कर पाते, इनकी वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, और यही एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है,
तो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही वहाँ पे, यही एक ड्राइविंग फोर्स है, इसी की वजह से चार्ज की मूवमेंट हो रही है। ठीक है। टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी permeable ion redistribute themselves leading to ion accumulation on one side। ठीक है। तो क्योंकि एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया ना, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो परमिएबल आयन है जैसे सोडियम एंड क्लोराइड, वो आयन एक्यूमुलेशन कर लेते हैं, किसी मतलब दूसरी साइड चले जाते हैं, उससे डोनल्स मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट कि डोनल्स मेम्ब्रेन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ही ड्राइविंग फोर्स है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अपने क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो डोनल्स मेम्ब्रेन द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ आयन इज, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यू गोट माई पॉइंट। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राई जीन यूज टू कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो कौन सी क्राई जीन है जो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करती है? तो इसका आंसर आएगा क्राई1AB। ठीक है, देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। मैं एनसीईआरटी का ही फ़ोटो खींच के लाई हूँ, इसमें अटैच किया मैंने, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस। जो बीटी जो वर्ड लिया गया है ये बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस एक माइक्रोब है, एक बैक्टीरिया है जो कि एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है। इसके अंदर टॉक्सिन जीन होती हैं। ये टॉक्सिन की वजह से अगर कोई इंसेक्ट इसको इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन रिलीज़ होता है बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस से। तो हमने क्या किया कि इसकी जो जीन है ना उसको प्लांट्स में एक्सप्रेस करा दिया। अब वो प्लांट्स भी बैक्टीरिया इंसेक्ट्स के रेजिस्टेंस हो गए, क्योंकि उन प्लांट्स के पास भी अब टॉक्सिन जीन है। और जब कोई इंसेक्ट इसको खाएगा ना, इसके लीफ वगैरह को, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसी तरह हमने एक बायो पेस्टिसाइड क्रिएट कर लिया। अब हमें केमिकल पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्लांट खुद ही उसका जो है रेजिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमने जैसे कॉटन वगैरह के प्लांट्स हैं वो भी हमने इस तरह से बना लिए हैं। ठीक है, तो पढ़ते ही ये पूरा। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप। जो ये जीन्स है ना, इनकी चॉइस किस पे डिपेंड करती है? टाइप्स ऑफ क्रॉप पे। एंड द टारगेटेड पेस्ट, और उसका पेस्ट कौन सा है। ठीक है, एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। जो ये बीटी टॉक्सिन्स होते हैं ना, ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नेम्ड क्राई। जो टॉक्सिन कोडिंग जीन है ना, उनका नाम है क्राई जीन। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ देम, या खूब सारी क्राई जीन्स होती हैं। कोई किसी प्लांट के लिए स्पेसिफिक है, कोई किसी इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक है, कोई किसी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन्स क्राई1AC एंड क्राई2AB कंट्रोल द कॉटन बोलवॉर्म। ठीक है, क्राई1AC और क्राई2AB ये कॉटन बोलवॉर्म को कंट्रोल करती हैं। एंड दैट ऑफ क्राई1AB कंट्रोल्स कॉर्न बोरर। ठीक है, ये बिल्कुल आपको लाइन याद करनी है। कॉन्सेप्ट मैं समझा सकती हूँ, लेकिन जो एग्जाम्पल है ना, ये आपको खुद याद करने हैं, बार बार इसको रिवाइज करके। ठीक है, देखिए क्राई2AB मैंने कैसे याद किया था? क्राई2, यहाँ पे 2 आ रहा है, और कॉटन में भी डबल T है, बोलवॉर्म में भी डबल L है, तो क्राई2AB तो मुझे ऐसे याद हो गया था। और क्राई1AB है, तो जैसे कॉर्न में भी सिंगल सिंगल लेटर दिए गए हैं, बोरन में भी सिंगल सिंगल, कोई भी डबल नहीं है, तो क्राई1AB मुझे ऐसे याद हो गया था। आपके अपने याद करने की कोई अलग हो सकता है, आप जैसा आपको ठीक समझे आप कर लेना वैसे। ठीक है, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया है कि कॉर्न बोरर को कौन सी क्राइजीन कंट्रोल करती है? क्राई1AB। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर प्लांट स्पीसीज इकेट्स आर मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट एंड आर इंटरफर्टाइल। ठीक है, हमें ये बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट है क्या या नहीं है। फिर दूसरा है,
इकोटाइप्स आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड आर इंटरफर्टाइल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी एक्सप्लेनेशन इसके ऑप्शन में ही इसका आंसर है कि इकेट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनको अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस दी गई हैं, इसलिए वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। और जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये इंटरफर्टाइल भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इकोटाइप्स हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं और इंटरफर्टाइल, फिर भी ये इंटरफर्टाइल होते हैं। तो इनकी स्टेटमेंट में ही इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इकेट्स एंड इकोटाइप्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इकेट्स का कॉज क्या होता है? इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इनमें इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक जो भी कंडीशंस है, टेम्परेचर वगैरह, इनकी वजह से डिफरेंस आता है। लेकिन जो इकोटाइप होते हैं ना, इनमें जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। ये जेनेटिक लेवल पे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जो इकेट्स है ना वो नॉट इनहेरिटेबल, क्योंकि भाई इसमें इन्वायरमेंट की वजह से डिफरेंस आया है। अगर इनको सेम इन्वायरमेंट दे देंगे ना तो ये फिर से सेम दिखने लगेंगे, ठीक है। तो जो चेंज जेनेटिक लेवल पे नहीं होता ना वो इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो इकोटाइप्स हैं वो हेरिटेबल होते हैं क्योंकि ये जेनेटिक लेवल पे डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये हेरिटेबल हैं। फिर है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। जो इकेट्स है ना, इसका थर्ड पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो इकोटाइप है ना वो मॉर्फोलॉजिकली प्लस जेनेटिकली डिफरेंट, दोनों तरह से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो इकेट्स है ना वो इंटरफर्टाइल हैं, ठीक है। लेकिन जो इकोटाइप है समटाइम्स नॉट फुली इंटरफर्टाइल, ठीक है। जो इकेट्स है ना, इसका एग्जांपल है रेननकुलस एक्वेटिक वर्सेस टेरेस्ट्रियल, ठीक है। ये दोनों स्पीसीज़ का डिफरेंस है क्योंकि एक को तो एक्वेटिक कंडीशन मिल रही है और एक को टेरेस्ट्रियल कंडीशन मिल रही है। इस इन्वायरमेंट डिफरेंस के कारण ये एक दूसरे से अलग हैं। और इकोटाइप का जो एग्जांपल है ना, डेजर्ट वर्सेस टेम्परेट पॉपुलेशंस ऑफ यूफोर्बिया, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया है। 96 है द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स इन एंजियोस्पर्म अकर इन विच फॉर्म। तो इसका आंसर आएगा सुक्रोज। ये तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। देखिए वाई सुक्रोज ही क्यों ट्रांसलोकेट होता है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये केमिकली स्टेबल है एंड डोंट रिएक्ट विद अदर मोलिक्यूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के दौरान ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, केमिकली स्टेबल है ये। फिर है इसकी हाई सोल्यूबिलिटी है, इजीली डिजोल्व्स इन फ्लोएम सैप, ठीक है। सुक्रोज की हाई सोल्यूबिलिटी है। तीसरा रीज़न है एनर्जी एफिशिएंट। ये ट्रांसपोर्ट्स मोर कार्बन पर मोलिक्यूल एज कम्पेयर टू मोनोसैक्राइड्स। क्योंकि ये डाइसैक्राइड है ना सुक्रोज, तो ये ज़्यादा मात्रा में कार्बन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए ये रीज़न है कि ये एक एंजियोस्पर्म में ये ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये ग्लूकोज, माल्टोज एंड फ्रक्टोज है ना, ये मोनोसैक्राइड्स हैं, ठीक है। लेकिन सुक्रोज जो है वो डाइसैक्राइड है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिज़ाइन फॉर। तो पहला इसका ऑप्शन है प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, सेकंड है एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट, थर्ड है इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल, फोर्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो इसका आंसर आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो ये मैं थोड़ा समझा देती हूँ। जो जैसे हम कोई जीन प्रोडक्ट बना रहे हैं लैब में, तो वो थोड़ी मात्रा में बनता है, लेकिन हमें उसका ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, ज़्यादा मात्रा चाहिए, तो वेसल टाइप कुछ डिज़ाइन किया जाता है जिससे हम बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये वेसल टाइप के होते हैं, ठीक है, टैंक टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इससे हम ज़्यादा मात्रा में अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये स्टिर्ड टैंक के जो बायोरिएक्टर्स होते हैं ना, ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छे से होती है, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देखिए स्टिर्ड टैंक रिएक्टर इज़ यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद ए कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट्स। इसके अंदर जो कंटेंट्स है ना उसकी अच्छे से मिक्सिंग भी हो सकती है और ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं।
द स्टीरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग, अच्छे से मिक्सिंग को फैसिलिटेट करता है। एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, और बायोरिएक्टर के में जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है ना उसको मेंटेन करता है। तो ये अपनी एनसीईआरटी का फ़ोटो ले रखा है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है, ठीक है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। तो ये पूरा आप पढ़ लेना, अपना तो आंसर अपने को मिल गया है कि ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है एनसीईआरटी का ही है, ये बायोरिएक्टर्स का डायग्राम है, ठीक है। बायोरिएक्टर का थोड़ा डेफिनेशन भी बता देती हूँ। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, वाइटामिन्स, ऑक्सीजन, इन सब की अच्छे से कंडीशन प्रोवाइड करता है बायोरिएक्टर, ठीक है। तो ये अपना एनसीईआरटी का है भाई, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा साथ लेके चलना है, हमेशा पढ़ना। बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन उठा रखे हैं, आप देख ही पा रहे हैं, इसीलिए मैंने खुद टाइप नहीं किया ये और फ़ोटो ही डाला ताकि आप समझ पाओ कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया है कि स्टीर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिज़ाइन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमस? इट इज़ रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स का रिसोर्स है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। सेकंड है इट इज़ अ डार्क कलर्ड अमरफस सब्सटेंस, ये डार्क कलर्ड का अमरफस सब्सटेंस है। थर्ड है इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट वेरी फास्ट रेट, ये बहुत जल्दी डीकम्पोज हो जाता है। फोर्थ है इट इज़ कोलोइडल इन नेचर, ये कोलोइडल नेचर का है। तो ये चार ऑप्शन है इसके, इसका आंसर आएगा थर्ड। क्या गलत है इसमें? इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट वेरी फास्ट रेट, कि ये फास्ट रेट से डीकम्पोज होता है, जबकि ये गलत है, ये बहुत ही स्लो रेट से डीकम्पोज होता है। अब मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठा रखा है, ठीक है। मैं समझाती हूँ कि इसमें कैसे। तो एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमरफस सब्सटेंस इज कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है, बिल्कुल लाइन है ये, इसमें अपने ऑप्शंस में बिल्कुल ऐसी लाइन उठा रखी है। एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमरफस सब्सटेंस इज कॉल्ड ह्यूमस दैट इज हाईली resistant to microbial action and undergoes decomposition at extremely slow rate। देखिए ये वाला इसमें बिल्कुल स्लो रेट पे डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन अपने ऑप्शन में दे रखा है कि फास्ट रेट से, तो वो गलत हो गया। आई होप आपको उसका आंसर मिल गया। बीइंग कोलोइडल इन नेचर, ये भी ऑप्शन उसमें कोलोइडल नेचर है। इट सर्व्स एज ए रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट का रिजर्वियर की तरह काम करता है। The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrient occur by the process known as mineralization, ठीक है। तो ये अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन उठा रखी है भाई, ठीक है। जिसने भी अच्छे से पढ़ी ना उससे ये क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे अपने को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। कि मेरे पास कमेंट आया था कि एज ए फ्रेशर क्या मुझे ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी? देखिए भाई, एक एक शब्द से क्वेश्चन उठा रखा है, तो बिल्कुल लाइन टू लाइन ही पढ़नी पड़ेगी, और मैं आपको पूरा करवा दूंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको आपका आंसर मिल गया है कि इसका थर्ड ऑप्शन गलत है कि इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट वेरी फास्ट रेट, जबकि सही ये होना चाहिए था कि इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट वेरी स्लो रेट, ठीक है। ये होता तो ये सही होता, बाकी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, मैंने लाइन पढ़ के बताई थी एनसीईआरटी की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। तो इनकरेक्ट देखना है हमें। एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, बिल्कुल सही बात है भाई। एसिड ग्लूटामिक एसिड के पास एसिड ही आ गया तो हम तो वैसे ही समझ जाएंगे कि ग्लूटामिक एसिड तो भाई एसिडिक अमीनो एसिड है। सेकंड है बेसिक अमीनो एसिड वेलिन, भाई ये गलत हो गया। थर्ड है न्यूट्रल अमीनो एसिड लाइसिन, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है अरोमेटिक अमीनो एसिड जो कि फिनाइल एलेनिन, ठीक है।
ये वाला बिल्कुल सही है, तो अपने को अपना आंसर मिल गया कि बी और सी दोनों गलत है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे। देखो, जो एसिडिक अमीनो एसिड है वो है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये तो बिल्कुल याद करने की भी ज़रूरत नहीं, ये तो अपन देखते ही समझ जाएंगे कि इनके पीछे एसिड लग गया, तो ये फिर एसिडिक अमीनो एसिड्स ही हैं। बेसिक अमीनो एसिड है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। ये आपको याद करनी है, ये पूरी लिस्ट जो है ना वो आपको याद करनी है। और एसेंशियल अमीनो एसिड की लिस्ट है ना वो भी आपको याद करनी है। मैंने एक छोटी सी रील डाल रखी है बहुत पहले, एसेंशियल अमीनो एसिड करके, वो देख लेना। अगर आपको वो रील दोबारा वो वीडियो चाहिए ना तो कमेंट में बता देना, मैं प्रोवाइड करा दूँगी। एसेंशियल अमीनो एसिड की भी जो है क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो बेसिक अमीनो एसिड है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। अरोमेटिक अमीनो एसिड है फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये याद करना है भाई, बिल्कुल बेशक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ये आपको बिल्कुल याद करने हैं। फिर है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में भी कौन से? नॉन पोलर न्यूट्रल। यह है ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मैथियोनिन और प्रोलिन। ठीक है, फिर है पोलर अनचार्ज न्यूट्रल। यह है सीरीन, थ्रियोनिन, ग्लूटामाइन, एस्पैरजिन एंड टायरोसिन। ठीक है, ये आप याद करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आप पता चल गया कि गलत हो गया भैया, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड ये दोनों मतलब गलत दे रखे हैं। ठीक है, फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड बाय द अर्थ विच इज़ अब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर आएगा इंफ्रारेड रेस। ठीक है, इसका आंसर है इंफ्रारेड रेस। तो ये भी अपने को याद ही करना है भाई, ये याद करने का क्वेश्चन है। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड बाय अर्थ विच इज़ अब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर है इंफ्रारेड रेज को जो है अर्थ एमिट जो इंफ्रारेड रेज है उन्हीं को अर्थ एमिट करता है। ठीक है, यानी रेडिएट करता है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसको। वैसे तो ये याद करने का ही है पर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और देखिए ये पार्ट 1 था अपना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। और आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, आपको पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, अगर आप इसमें कुछ चेंज चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, ये पार्ट 1 था और बाकी के क्वेश्चन हम अगले ही वीडियो में करेंगे। अगर ज़्यादा करती तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।